जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं साथिया एहसास बस तुमसे ही, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे। दिल्ली की एक शानदार सोसाइटी का एक आलीशान बंगला। ये बंगला है जाने माने बिजनेस में अरविंद चतुर्वेदी का, जहां पर अरविंद चतुर्वेदी अपनी पत्नी साधना और दोनों बेटे अक्षत और ईशान के साथ रहते हैं। ईशान ने नेशनल यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया है और अरविंद के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। जबकि अक्षत लॉ करने के बाद मजिस्ट्रेट की तैयारी कर रहा है और उसे पूरी उम्मीद है कि इस बार वह सेलेक्ट हो ही जाएगा। इसी घर में अरविंद के दोस्त की बेटी मानसी भी रहती है, जिसके पेरेंट्स की सालों पहले डेथ हो गई थी और जिसकी जिम्मेदारी अरविंद और साधना ने ले ली थी। वह उसे भी अक्षत और ईशान की तरह ही प्यार करते हैं। मानसी देखने में बेहद खूबसूरत है और अक्षत की खास दोस्त भी। अक्षत का घर सुबह सुबह साधना की आरती की आवाज सुनाई दी और एक एक कर सब मंदिर के बाहर आकर खड़े हो गए। आरती पूरी हुई तो साधना ने आरती की थाली आगे कर दी। सब ने आरती ली और प्रसाद लेकर डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गए। मेड ने नाश्ता लगा दिया। ईशान, आज तुमको दिवाकर जी के ऑफिस में जाना है। उनके साथ मीटिंग है। अरविंद जी ने कहा। जी पापा, मैं चला जाऊंगा, डोंट वरी। ईशान बोला। और सुना है कि नील भी ऑफिस ज्वाइन कर रहा है। अक्षत बोला। हाँ, कर चुका है और आखिर में उसके सिर से वकालत का भूत उतर गया और उसने दिवाकर अंकल का ऑफिस ज्वाइन करने का निर्णय लिया है, साथ ही वो अब हमारा और उनका लीगल एडवाइजर भी है। ईशान ने कहा तो अरविंद ने अक्षत की तरफ देखा। तुमने भी वकालत करने और मजिस्ट्रेट की तैयारी के लिए जो समय मांगा था वो अब पूरा होने को है। बस ये साल आखिरी है तुम्हारा। अगर इस बार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है तो तुम भी बिजनेस ज्वाइन करोगे मेरे साथ, समझे? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वकालत में अपना वक्त जाया करो। अरविंद बोले। पर पापा, मजिस्ट्रेट बनना मेरा सपना है। बिजनेस से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ईशान ने तो ज्वाइन कर लिया है। मुझे आप मेरे ड्रीम जॉब को करने की परमिशन दे दीजिए ना। अक्षत बोला। परमिशन दे तो रखी है। मुझे तुम्हारे जज बनकर कानून के साथ काम करने के फैसले से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तुम मजिस्ट्रेट का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो तुम मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन करोगे, क्योंकि वकालत तो नहीं चलेगी। और मैं नहीं चाहता कि तुम वकालत करो। इतना स्ट्रगल क्यों करना जब तुम्हारा जमा जमाया बिजनेस है। अरविंद जी बोले। जी पापा, आप निश्चिंत रहिए, मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा। मुझे पूरा विश्वास है। अक्षत बोला। और अगर नहीं कर पाए तो? तभी ईशान बोला। तू चुप कर, जब भी बोलता है उल्टा ही बोलता है। क्यों नहीं कर पाएगा? वह जरूर कर लेगा। साधना ने कहा। क्यों नहीं जरूर कर लेगा? मुझे भी विश्वास है। बस मैं इसलिए बोला जिससे मेंटली प्रिपेयर रहे। बाई चांस नहीं होता है सिलेक्शन तो इस बार इसे ऑफिस ज्वाइन करना ही होगा। इसकी यह आवारागर्दी नहीं चलेगी। ईशान बोला। क्या बोला तूने? मैं आवारागर्दी करता हूँ? अक्षत ने आंखें छोटी कर उसे घुरा। सब पता है मुझे कि तू मनु को छोड़ने के बहाने रोज आज भी कॉलेज जाता है, ना जाने किसको ताड़ने के लिए। ईशान ने मस्ती करते हुए कहा तो अक्षत ने उसे घूर कर देखा। तू सब जानता है फिर भी? अक्षत धीरे से बोला। वो किसी को ताड़ने नहीं जाता। मेरा दोस्त है और मुझे लेने और छोड़ने जाता है। अब तुमसे तो कोई उम्मीद है नहीं। तुम तो ऑफिस का बहाना बना लेते हो। यह नहीं कि एक अकेली मासूम अबला लड़की कॉलेज जाएगी आएगी तो कभी उसे पिक एंड ड्रॉप कर दो। मानसी ने कहा। तू और अकेली अबला? तू अकेली चार के बराबर है। तेरा बस चले तो दिल्ली के आधे लड़कों के बेच खाए और बन रही है एकदम भोली अबला नारी। ईशान ने छेड़ते हुए कहा। देखो न आंटी, यह मुझे फिर से तंग करने लगा। तभी तो मेरी इसके साथ नहीं बनती है और फिर इसे जलन होती है कि मेरी दोस्ती अक्षत के साथ क्यों है इतनी गहरी।
अभी जो मुझे समझेगा, मेरा साथ देगा, दोस्ती भी तो उसी से होगी ना। जो पूरे टाइम सताएगा उससे दोस्ती कौन करेगा। मनु बोली। ईशान क्यों तंग करते रहते हो। ये तुम्हारी छेड़ने की आदत ना जाने कब जाएगी। मनु से तो तुम बड़े हो समझ में आता है, पर अक्षत से तो तुम छोटे हो। बड़े भाई को भैया कहना या सम्मान देना तो दूर की बात है, हर समय उसकी टांग खींचते रहते हो। यह अच्छी बात नहीं है बेटा। साधना ने कहा। अरविंद चुपचाप सुन रहे थे। ये बच्चे उनकी जान थे और इस घर की रौनक। वो जताते नहीं थे कभी, पर बच्चों का यूं मस्ती करना उन्हें बेहद भाता था। चिल करो मम्मी। इन सब बातों से ही तो घर में रौनक रहती है, वरना सब एकदम बोर हो जाता है। ये जो मस्ती है ना हम तीनों करते हैं, यह मस्ती ही तो इस घर की जान है। कभी अगर हम तीनों साइलेंट हो गए ना तो आपको ये घर काटने को दौड़ेगा। ईशान बोला तो साधना से चेहरे पर गुस्सा आ गया। तू बोलते समय कभी सोचता है, क्यों होगे तुम तीनों साइलेंट। मेरे बच्चे हमेशा बस यूं ही हंसते खिलखिलाते रहे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। साधना ने कहा। अरे खिलखिलाते और चहचहाते रहेंगे, पर सिर्फ मैं और अक्षत। इस मोटी मन्नू को तो शादी करके विदा हो जाना है ना, तो इससे कम से कम पीछा छूटेगा मेरा। ईशान बोला। मैं कभी नहीं छोड़ने वाली तेरा पीछा। समझा तू। बहुत परेशान करता है और मैं मोटी नहीं हूँ, समझा तू। मनु बोली। मोटी मन्नू। ईशान फिर से बोला। आंटी इसको समझा लो आप, वरना मैं भूल जाऊंगी कि ये मुझसे बड़ा है और इसको और अक्षत को भाई मानती हूँ मैं। किसी दिन इसको दो चमेट मार दूंगी तो बुरा मान जाएगा। मनु बोली। मनु बेटा उसमें बचपना है, पर तुम तो समझदार हो, यूं बुरा नहीं मानते हैं। साधना बोली तो तीनों मुस्करा उठे। अच्छा मैं निकलता हूँ। ईशान तुम टाइम से मीटिंग के लिए चले जाना। अरविंद बोले। जी पापा मैं चला जाऊंगा। ईशान ने कहा तो अरविंद ने एक नज़र तीनों को देखा और फिर निकल गए। अक्षत मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। तुम मुझे छोड़ते हुए फिर निकल जाना अपनी एकेडमी। मनु बोली और अपने कमरे की तरफ चल दी। उसके जाते ही ईशान ने अक्षत के कंधे पर धूल जमाई। कब तक यूं ही ताड़ते रहने का इरादा है। अब तो उसको अपने दिल की बात बोल दो। ईशान बोला। बस एक मजिस्ट्रेट बन जाऊं फिर उसे अपने दिल की बात कहूंगा। शुरू से ही सोचा था जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तभी उसे अपना बनाऊंगा। अक्षत ने कहा। देखना बिडू कहीं सोचने समझने में ही देर ना हो जाए। ईशान बोला। नहीं अभी उसके भी कुछ महीने बकाया है स्टडी के, और तब तक मेरा भी एग्जाम हो जाएगा। एक बार रिजल्ट आए वैसे ही मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगा, उसके बाद ही ट्रेनिंग पर जाऊंगा। अक्षत बोला। ठीक है भाई, और मुझे लगता है कि वह तुम्हारा प्रपोजल जरूर एक्सेप्ट करेगी। आखिर मेरा भाई लाखों में एक है, कोई भी उसे मना नहीं कर सकता। ईशान बोला तो अक्षत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद ईशान मीटिंग के लिए दिवाकर जी के ऑफिस निकल गया तो वही अक्षत मनु को लेकर यूनिवर्सिटी निकल गया। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के देहात में बसा एक गांव, जहां पर अवतार सिंह की हवेली है। जहां पर अवतार सिंह अपनी पत्नी और कुछ नौकरों के साथ रहते हैं। अवतार सिंह की एक इकलौती बेटी है नेहा, जो उन्हें बेहद ही प्यारी है, मुंबई में रहती है। उसका एमबीबीएस खत्म हो चुका है और अब वो जॉब करती है। इसी गांव में रहते हैं गजेंद्र ठाकुर। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा निशांत और बेटी नियति है। इसके अलावा उनके छोटे भाई सुरेंद्र भी उनके साथ रहते हैं, जिनका एक बेटा है सौरभ और बेटी आव्या। गजेंद्र और अवतार खुद के गांव के अलावा आसपास के गांवों में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। दोनों का उच्च स्तर है और दोनों ही पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को लेकर चलने वाले हैं। अवतार सिंह ने हालांकि अपनी बेटी के मोह में आकर उसे बाहर पढ़ने की इजाजत दे दी है, पर आज भी उनकी सोच ग्रामीण ही है, जहां पर बेटी को पढ़ने की तो इजाजत है पर अपने लिए वर ढूंढने की नहीं, और ये तय करना आज भी अवतार सिंह अपना ही अधिकार समझते हैं।
बात सिर्फ अवतार सिंह और गजेंद्र सिंह की नहीं है, इस एरिया के ज्यादातर लोगों का यही सोचना है और इसके चलते यहाँ पर कानून व्यवस्था भी इन्हीं के हाथों रहती है। युवा पीढ़ी भी यह बात भली भांति जानते हैं कि उनके परिवार वाले प्यार मोहब्बत को स्वीकार नहीं करेंगे और यहाँ पर भाग्य विधाता उनके परिवार के मुखिया ही होते हैं। भले सब परिवार एक दूजे को श्रेष्ठ समझे, पर बात जब भी समाज की आती है सब एकजुट हो जाते हैं और फिर विद्रोही के लिए सजा निर्धारित होती है और ये सजा देते समय इतने कठोर हो जाते हैं कि कोई मोह इन्हें कमजोर नहीं कर पाता। इस क्षेत्र का ये कटु सत्य जानते हुए भी कभी जाने अनजाने युवा पीढ़ी गलती कर देती है और उस गलती का भुगतान भी उन्हें इन लोगों का बनाया खास समाज देता है और इसकी भनक भी बाहर नहीं जा पाती। ना ही यहाँ पर किसी पुलिस का कोई हस्तक्षेप होता है और ना ही कोई कानून यहाँ पर लागू होता है। यहाँ के कुछ बड़े और रसूखदार परिवार ही यहाँ की पुलिस है और वही यहाँ का कानून। उनमें से ही आता है अवतार सिंह और गजेंद्र सिंह का परिवार। दोपहर का समय गजेंद्र सिंह का घर। गजेंद्र, सुरेंद्र, सौरभ और निशांत खाने के लिए बैठे थे। जमीन पर कायदे से चटाइयां बिछी थी और सामने चौकी पर थाली रखी थी। छोटी और बड़ी ठाकुराइन रसोई में थी, खाना बना रही थी और घर की बेटियां आव्या और नियति खाना परोस रही थी। बाबूजी, मेरा बीए का रिजल्ट आ गया है और अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले लूं, नियति ने कहा। तो गजेंद्र सिंह के हाथ खाते खाते रुक गए और उन्होंने नियति की तरफ देखा। वही नियति की मां दरवाजे पर खड़ी है, सुन रही थी। वो जानती थी कि गजेंद्र सिंह का जवाब क्या होगा। जितना पढ़ना था पढ़ लिया। तुम लोगों की जिद थी इसलिए मैंने तुम्हें पढ़ने दिया, पर अब नहीं। जवान छोरियों का यूं रोज शहर जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए हो गया बहुत। तुम्हें ना कहीं नौकरी करनी है ना कहीं बाहर निकलना है, इसलिए आगे की पढ़ाई की जरूरत नहीं है, गजेंद्र सिंह ने कहा। तो नियति ने उम्मीद से सुरेंद्र की तरफ देखा। पढ़ने दीजिए ना भाई साहब। बच्ची पढ़ने में अच्छी है, अच्छा रिजल्ट लाती है तो फिर परेशानी ही क्या है। और शहर कौन सा दूर है, रोज तो यहाँ से बस जाती है ना। चली जाती है बस में बैठकर और आ जाती है। वैसे मैंने तो कहा भी था आपसे कि उसे वही हॉस्टल में छोड़ दो, पर आप नहीं माने। सुरेंद्र बोले, तुम्हारे लाड प्यार में ही सारे बच्चे पूरे बिगड़ रहे हैं लल्ला। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे नियति को 12वीं के बाद नहीं पढ़ाना। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई ऊंच नीच हो और समाज में हमारी नाक कटे। गजेंद्र बोले, पर भाई सा। सुरेंद्र बोले, तुम्हारी और नियति की जिद के कारण मैंने इसे शहर जाने की इजाजत दे दी। अब ये हो गया है बीए, तो अभी आगे एमए नहीं करना है। अब क्या कोई मास्टरनी बनना है जो पढ़ती जाए। अब घर पर रहे, घर गृहस्थी सीखे, क्योंकि 1 साल के अंदर ब्याह करने का सोच लिया है मैंने। गजेंद्र बोले, ब्याह तय हो तब कर देना ताऊजी, पर तब तक तो ये पढ़ने जा सकती है ना। जब तक रिश्ता तय नहीं हुआ है जाने दीजिए। रिश्ता होने के बाद फिर निर्णय नियति और उसके ससुराल वाले कर लेंगे। तभी सुरेंद्र का बेटा सौरभ बोला, और तुम क्या 4 अक्षर पढ़ गए, अब हमें अक्ल सिखाओगे। अपने आप को बहुत बड़ा जर्नलिस्ट। आव्या बोली, हाँ वही। खुद को बहुत बड़ा जर्नलिस्ट समझते हो। ये तुम्हारी पत्रकारिता और अखबार सब शहर तक सीमित रखो। इसको अपने गांव में लाने की जरूरत नहीं है, समझे तुम। और 2-4 दिन के लिए यहाँ आते हो, शांति से रहा करो, तुम्हारी शिकायत आई है। गजेंद्र बोले तो सौरभ ने गर्दन झुका ली। शिकायत आई है मतलब? सुरेंद्र बोले, सब कुछ तुम्हारे ही कारण है लल्ला। हम तुमको स्नेह करते हैं तो तुमको विरोध नहीं करते और तुम सब बच्चों को सह देते हो। तुमको ही इन्हें पत्रकार बनाना था तो बन गए पत्रकार। अब आकर यही गांव में अगर खोजबीन करेंगे और यहाँ की परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाएंगे तो गांव वाले तो विरोध करेंगे ना। तुम तो जानते हो ना लल्ला कि यहाँ पर सिर्फ यहाँ का नियम है।
इस गांव में ना कोई कानून चलता है और ना ही कोई पुलिस। यहाँ के कानून भी हम लोग हैं और यहाँ की पुलिस भी हम। तो अपने बेटे से कहो कि यह अपनी पत्रकारिता शहर तक ही सीमित रखें। यहाँ 2-4 दिन के लिए आता है, आराम से रहे। बेवजह की बातों में उलझा तो ना ही इसके लिए सही होगा ना ही हमारे लिए। गजेंद्र रौबदार आवाज को और भी सख्त करके बोले। जी ताऊ जी, ध्यान रखूंगा। आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सौरभ बोला। और हाँ, अब तुम भी आगे पढ़ने का विचार त्याग दो। का समझी? गजेंद्र बोले। नियति का मुंह लटक गया। आप जो कह रहे हो बाबूजी वह बिल्कुल ठीक है। पर जहां तक मैं जानता हूं नियति को पढ़ने देने में कोई बुराई नहीं है। आजकल सब लड़कियां पढ़ती है। पढ़ने लिखने से थोड़ा घर गृहस्थी भी अच्छे से चलाने लगते हैं। गजेंद्र का बेटा निशांत नियति को देखकर बोला। गजेंद्र को अपने बेटे पर हद ज्यादा विश्वास और फक्र है, आखिर उनकी पूरी जिम्मेदारी निशांत ही तो संभाल रहा है। ठीक है, तुम कहते हो तो पढ़ने देता हूं, पर समझा देना इसे ठीक से रहे। कोई भी ऐसी वैसी बात हुई तो जानते हो ना तुम, यहाँ का कानून किसी के लिए नहीं बदलता, फिर चाहे वह है गजेंद्र सिंह की बेटी हो या सुरेंद्र सिंह का बेटा। गजेंद्र ने नियति की तरफ देखकर कहा। और ताऊ जी, मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मेरा इस बार 12th भी हो जाएगा, उसके बाद पापा मुझे दिल्ली भेजने वाले हैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए। मुझे भी डॉक्टर बनना है, नेहा दीदी की जैसी। आव्या ने चहकते हुए कहा। हाँ, तो तुम्हारे भविष्य का फैसला करने का निर्णय तुम्हारे बाप का है, तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। मैं सिर्फ इस गांव में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मुझे यहाँ पर गलत बातें होने से परेशानी है। तुम दिल्ली जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करो या इंजीनियर बनो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, भले तुम लोग किसी भी शहर चले जाओ, कोई भी पढ़ाई करो, कोई भी नौकरी करो, पर इस गांव के नियम कानून और कायदे कभी मत भूलना, और यह मत भूलना कि तुम किस परिवार को हो। तुम लोग गलतियां नहीं करोगे तो सब सही रहेगा। गजेंद्र बोले और उठकर हाथ धोने चले गए। हे आव्या, नेहा कब आ रही है, कुछ पता है? तभी धीमे से निशांत बोला। क्या बात है बड़े भैया, बड़ी याद आ रही है आपको तो। नेहा ने मुंह बनाकर कहा। तुमसे जितना पूछ रहा हूं उतना बताओ। तुम्हारा तो उनके घर आ जाना है ना, इसलिए पूछा मैंने। निशांत बोला। हाँ, तो मैं जाती हूँ ना, जब भी दोनों दीदी आती है मैं तो जाती हूँ ना मिलने के लिए। और पता नहीं कब आने वाली है, अब तो उन्होंने नौकरी भी ज्वाइन कर ली है, देखो शायद आए कुछ दिनों में। आव्या ने आगे कहा। सुरेंद्र, जो दोनों की बातें सुन रहे थे, उठकर जाने लगे। इस बार उसके आते ही बात कर लूंगा। निशांत धीरे से बोला तो आवाज सुरेंद्र और गजेंद्र दोनों के कानों में पड़ी। गजेंद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आए और वह बाहर निकल गए। क्या बात कर लोगे? सुरेंद्र ने कहा तो निशांत के गले में पानी अटक गया। कुछ नहीं चाचा जी, बस मैं तो यूं ही कह रहा था। निशांत बोला। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पसंद है तो भैया से बात कर सकते हो। वैसे भी हमारे बराबर का परिवार है, रिश्ता जाएगा तो उनके घर, तो अवतार सिंह कभी मना नहीं करेंगे। सुरेंद्र बोले और निशांत की पीठ थपक के बाहर निकल गए। निशांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आए और जब उसने सामने देखा तो आव्या, नियति और सौरभ उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तुम तीनों न गजब हो। यूं इस तरीके से मेरी तरफ मत देखा करो। निशांत सिंह है हम। पता नहीं है का बाबूजी के उत्तराधिकारी है हम। इस गांव के भावी भाग्य विधाता और साथ साथ तुम सबके भी। निशांत फुल एटीट्यूड के साथ बोला और निकल गया। इनका कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं इनके दिमाग से यह भाग्य विधाता और जमींदारी कब निकलेगी। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, पर ताऊजी और उसके बाद निशांत भैया आज भी उन्हीं बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। सौरभ बोला और उठकर चला गया। उसके जाते ही नेहा ने खुश होकर नियति को गले लगा लिया। अब खुश हो जाए जीजी, आपको परमिशन मिल गई है।
अब आप आराम से पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए और जैसा कि ताऊ जी ने कहा कि मैं कौन मास्टरी करनी है तो अब तो आप मास्टरी करके दिखा दीजिए उन्हें। फिर एक बहन मास्टर और दूसरी डॉक्टर। आव्या बोली। नियति ने कोई जवाब नहीं दिया पर उसकी आंखों में आई चमक कुछ अलग ही बात है कह रही थी और एक नई क्रांति का आगाज कर रही थी। तो मित्रों अगला भाग जल्दी ही